आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? पाकिस्तान स्टील की एक काबिल जिक्र बात इसका जमहूरी माहौल था, जिसका मुजाहरा हर 2 साल बाद रेफरेंडम के दौरान हुआ करता था। इदारे में कई ट्रेड यूनियंस थी, जिनमें से पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन, प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन, पीपल्स वर्कर्स यूनियन और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने CBA के तौर पर खिदमात अंजाम दी। रेफरेंडम से कबल कानून के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सबको अपना अपना मंशूर पेश करने और जलसे जुलूस करने का मौका मिलता था, जिसके दौरान सैकड़ों कारकुनों पर मुश्तमिल जलसे और जुलूसों में सुर्ख, सब्ज और नीले फुरेरे लहराए जाते और धुआंधार तकरीरें हुआ करती। एक दूसरे को नीचा दिखाने और परखचे उड़ाने की बातें हुआ करती, लेकिन न तो कोई हंगामा होता, न रेफरेंडम के दौरान कोई ऊंच नीच होती। आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पर होने वाले रेफरेंडम में जो भी यूनियन इज्तिमाई सौदाकारी के लिए बतौर कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट यानी CBA मुंतखब होकर अपनी जिम्मेदारियां संभालती, चाहे वो दाएं बाजू की होती या बाएं बाजू की, उसका खैर मकदम किया जाता और 2 साल तक उसे बेफिक्री से काम करने का मौका फराहम किया जाता। ये एक मिसाली जमहूरी माहौल था, जिसका क्रेडिट एक हद तक सियासी जमातों को भी जाता है, क्योंकि यूनियनें ज़्यादातर सियासी पार्टियों के ज़ेरे असर थीं, जिनसे वाबस्तगी का एक पहलू ये भी था कि जो पार्टी इख्तिदार में आती उससे मुंसलिक ट्रेड यूनियन का असर और रसूख भी बढ़ जाता। पाकिस्तान स्टील में ये जमहूरी माहौल तवील अरसे के लिए उस वक्त तक बरपा रहा जब तक बाहमी इख्तिलाफ राय नज़रिए की बुनियाद पर रहा, लेकिन मुल्क में इंतखाबात के लिए जब गैर सियासी निज़ाम मुतारिफ कराया गया तो इसके असरात पाकिस्तान स्टील की ट्रेड यूनियनों पर भी मुरतब हुए, जहां नज़रियात की जगह बरादरी, रंग, नस्ल और इलाके ने ले ली, जिसकी वजह से तासुब फरोग पाने लगा, जिसके बड़े अफसोसनाक नताइज निकले। मामलात इस हद तक बिगड़े कि पाशलों के नाम से पहचानी जाने वाली पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन के एक नौजवान खूबरू रहनुमा पाशा गोलियों का निशाना बन गए, जो बहुत अलमनाक वाक़या था। ये तासुब आमेज़ माहौल बहरहाल ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रहा और कौमी सतह पर जैसे ही गैर सियासी माहौल तब्दील हुआ तो पाकिस्तान स्टील में भी इसके असरात रफ्ता रफ्ता कम होते चले गए। पाकिस्तान स्टील में ख़वातीन की काबिल ज़िक्र तादाद भी मर्दों के शाना बशाना फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उनमें कारकुन भी थीं और अफसर भी, बल्कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तो सरबराही एक खातून हुआ करती थी। कमाल की बात यह थी कि 2 ख़वातीन को हज़ारों कारकुनों की क़यादत का एजाज़ भी हासिल था, जिनमें से एक प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन की सरबराह गुलजार बेगम थी और दूसरी ताजदार सिद्दीकी, जो पीपल्स वर्कर्स यूनियन की कुछ अरसा सरबराह रही। मुल्क के सबसे बड़े फौलाद साज इदारे में वर्कर्स का ख़वातीन की क़यादत पर यह एतमाद बेशक एक तहज़ीब याफ्ता माहौल का अक्कास था। ये सब खूबियाँ अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ पहलू कौमी इदारे से वाबस्तगी में एक एहसास तफ़ाखुर के साथ लगन और मेहनत से काम करने का वो जज्बा था, जिसका जिक्र करते हुए
پاسلو کے ایک سابق رہنما ریاض عالم نے ایک حالیہ انٹرویو میں اس جذبے سے سرشار کارکنوں اور افسروں دونوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سابق چیئرمین حق نواز اختر کے دور کو بہترین دور قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار حق نواز اختر نہ صرف خود پاکستان اسٹیل کے عشق میں مبتلا تھے، بلکہ انہوں نے ہزاروں کارکنوں اور افسروں کو بھی اپنا ہم مزاج بنا لیا تھا، جو قومی ادارے کے طور پر پاکستان اسٹیل کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھے۔ پاکستان اسٹیل نے کام کے دشوار گزار حالات بیان کرتے ہوئے ریاض عالم نے بلاس فرنس سے بہہ کر نکلنے والے پگھلتے ہوئے لوہے کے روبرو کام پر مامور کارکنوں کا ذکر کیا، جو اپنے فرائض خندہ پیشانی سے انجام دیا کرتے تھے۔ انہیں شدید حرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اگرچہ خصوصی لباس دیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا پسینہ پانی کی طرح بہا کرتا تھا۔ یہ اس لحاظ سے بڑی ہمت کا کام تھا کہ 22 منزلہ رہائشی عمارت کے برابر دیو ہیکل بلاس فرنس سے جب پگھلتا ہوا لوہا نکلتا تھا تو اس کی گھن گرج سے انسان دم بخود رہ جاتا تھا اور ذہن خود بخود دوزخ کی طرف چلا جاتا تھا۔ فرنس سے نکلنے والا پگھلا ہوا لوہا جس کا درجہ حرارت 1600 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا تھا، اس مقصد کے لیے بنائی گئی نالیوں میں بہتا ہوا لیڈل میں جا گرتا تھا، جو 150 ٹن تک پگھلا ہوا لوہا ریل کے انجن کے ذریعے فاؤنڈری یا سٹیل میکنگ پلانٹ میں لے جاتی تھی۔ اگلی قسط میں جانیے، پاکستان سٹیل بند صحیح، مگر اس میں پروان چڑھنے والا ایک خاندان کا کلچر آج بھی زندہ ہے۔